दिमाग में एक चीज बैठा लो बाबू, अगर आपका साइंस कमजोर है आपका रिजल्ट नहीं हो सकता। ये 3 सब्जेक्ट दिमाग में बैठा लो। और जानते हो लाखों बच्चे फॉर्म भरते हैं और उन बच्चों को हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी का सपना दिखाया जाता है। इनका कभी रिजल्ट नहीं होगा, समझे? तो दिमाग में पहले दिन में सेट हो गया कि आपको पढ़ना क्या है, बस क्या इसको छोड़ देना है? नहीं, छोड़ना नहीं है, इसे भी पढ़ना है। लास्ट और पहले नहीं, लास्ट वाला कोई चीज नहीं होता। देखना लाइफ में जब भी ऐसा लगे ना कि बाद में पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, ओकरा तो कभी रिजल्ट नहीं होता है। जिसको ये बात नहीं, अभी पढ़ना है, साथ साथ पढ़ते चलना है। यहाँ इस पे अगर आप 1 घंटा टाइम दे रहे हैं तो इस पे 2 घंटा टाइम, 1:3 का टाइम दीजिएगा, 1:3। अगर इन सब को पढ़ने में 1 घंटा दिए तो इन सब को पढ़ने में 3, उसका 3 गुना। अगर इसको 3 घंटा दे दिए तो इसको 9 घंटा देना पड़ेगा, 1:3। अगर ये रेशियो रहेगा आपका रिजल्ट हो जाएगा। अगर ये रेशियो नहीं है तो आपका रिजल्ट नहीं होने वाला है, लिख के रख लीजिए। बाकी कहने के लिए दुनिया भर का चीज है। अब हम भी क्या करें कि बाबू आप लोग को सब कुछ कीजिए। अगर खूब बढ़िया बढ़िया बात बताना है तो एक काम करते हैं, खूब बढ़िया से कहते, देखो मोहनजोदड़ो में टूटा खटिया, पचकल लोटा, टूटल चम्मच, फाटल ढोल, इतना पढ़ा देंगे आपको मन लगेगा खूब, रिजल्ट नहीं होगा। ठीक है? तो अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो आपको थोड़ा सा इस तरह तपस्या करना पड़ेगा। ठीक है? तपस्या। देखो करंट अफेयर और स्टैटिक्स, करंट अफेयर और स्टैटिक्स दुर्गेश सर क्लास लेंगे, आज नहीं ले पाएंगे। ठीक है? साइंस, अच्छा अभी जो एग्जाम हुआ है ज्ञान सर का साइंस पूरा का पूरा आ गया, डिट्टो। सबसे बड़ा चीज देखो क्या है, ज्ञान सर जो साइंस एकदम डिट्टो आ गया, एकदम समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो जितना क्वेश्चन आप पढ़ाएंगे आपको आपका पूरा का पूरा आ जाएगा। आप समझे? आज स्टार्ट हम लोग करेंगे तीनों को, बस आज क्योंकि टाइम कम है इस वजह से हम लोग आज करंट और स्टैटिक्स नहीं ले पाए। आज इधर से हिस्ट्री चालू करेंगे और इधर से साइंस चालू करेंगे। समझ आ गया? तो इधर से स्टार्ट कर दें। बाकी कहने के लिए देखो मैथ्स वगैरह वाला पोर्शन जो है ना वो 5 चैप्टर पढ़िएगा। जैसे कभी कभी क्या होता है, पगला जाता है ना तो मैथवा डाल देता है, 2-3 गो डाल देगा प्रीलिम में, लेकिन मेंस में ठीक ठाक डाल देता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अभी क्या है कि 2 गो इंग्लिश डाल दिया था अब 2 तो इंग्लिश डाल दिया था, बताइए पागलपने ना है। तो उस दो के लिए क्या इंग्लिश पढ़ने बैठ जाएंगे? वैसे ही छोड़ दीजिए। और सबसे अच्छा चीज क्या है इसमें, निगेटिव मार्किंग इतना कम होता है कि 2 गो छोड़िए नहीं, मार के आइए 1/10। अरे 10 गो मारिए एक ही ऑप्शन में पकड़ के, कम से कम 2 गो सही हो जाएगा। लेकिन अगर आपका किस्मत स्याही से नहीं थूक के लिखा गया है तो 10 का 10 गलत हो जाएगा। तो किसी किसी का किस्मत स्याही से नहीं लिखा गया, थूक के लिखा गया, थूक के तो 10 को मारेंगे 10 का 10 गलत हो जाएगा। अच्छा ऐसा नहीं है कि थूकल किस्मत वालों की संख्या कम है, वही ज्यादा है संख्या, तो होता है किसी किसी का। तो कोई दिक्कत? पीछे जिन लोगों को सीट नहीं मिला है बाबू, कितने लोग हैं जिनको नहीं मिला है? बस आज भर काम चला लेंगे ना, कल से नीचे वाले क्लास में उधर काम चला ले, आज भर बस। ठीक है? आज हम लोग कम पढ़ाएंगे भी। हाँ क्या एकदम बढ़िया, हाँ मोच वाला दरोगा। तो हम हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री। हाँ कौन सा हिस्ट्री देखना है? मॉडर्न हिस्ट्री। हम मॉडर्न हिस्ट्री क्यों बोल रहे हैं? हिस्ट्री में अगर जो क्वेश्चन पूछता है उसका 70% क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से आता है, 70% क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से आता है। बच गया 30%, तो 15% क्वेश्चन मेडावल से और 15% क्वेश्चन एंशिएंट से। दूसरा पूरा एंशिएंट नहीं पढ़ना है, फिक्स है ये चैप्टर पढ़ना है, वहां से आएगा और यहां से नहीं आएगा। तो जब हम आप लोगों से कहेंगे कि बाबू ये चैप्टर छोड़ दो, तो जिनको रिजल्ट लेना होगा आप छोड़ दीजिएगा, और जिसको विद्वान बन के पटना में रहना है, लॉज का सबसे तेज विद्यार्थी बनना है, लेकिन 10 साल यहीं रहना है, तो बिल्कुल पढ़िएगा आप लोग। यहां पे सबसे खराब हमको जो सीखने को मिला
कि हम लोग जब पढ़ाई करते थे, जब हम लोग एनडीए का, तो हम लोग के पास टाइम बहुत कम था, 3 महीने बाद एनडीए का पेपर था। तो टीचर ने बोला हम लोग को, हम लोग के टीचरों ने, कि देखो बाबू तुम लोग को हम बताएंगे कि ये 40% सिलेबस छोड़ दो, क्योंकि ये 40% बहुत टफ है और इसमें 10 गो पढ़ोगे तो 1 गो आएगा। हम ये जो बोल रहे हैं इसको पढ़ो, ये आसान भी है, 5 गो बोलेंगे तो 5 गो में से 4 गो आ जाएगा। हम लोग मान लिए। आज हम लोग बोलने जाते हैं बच्चों से कि बाबू देखो टाइम कम है, स्ट्रेटजी से पढ़ो, इसको छोड़ दो। तो जानते हैं जो बुढ़वन ने क्या कहता है सर, हाँ, बदल गई लो मास्टर, ले सोचा तो जे तो मर मर। भाई सीधी बात बताते हैं, अगर आपको रिजल्ट लेना है तभी आप आइएगा केजीएस में। विद्वान बनना है, आप खुद से 5 गो लेके डायरी, 5 गो लेके किताब पढ़िएगा। हर लॉज में आपको 10 ऐसे बच्चे मिलेंगे। वो बच्चे खराब नहीं है ना, वो कम मेहनती है, बहुत मेहनती है, बट अगेन वो मेहनत करना है, जानते हैं किस चीज पे? ई सब पे। अगेन वो मेहनत करते ही सब पे। नहीं होगा तुम्हारा रिजल्ट, हम लिख के देते हैं, समझे? अच्छा, ये सब में जब पढ़ोगे ना तो तुमको राजा वाला फील आएगा, तो तुम्हारे अंदर घमंड भी आ जाएगा। तो तुम देखना ना, इसको पढ़, ये जो हिस्ट्री है ना, गौर करके देखना, जिसका खूब हिस्ट्री मजबूत हो गया, ज्योग्राफी मजबूत हो गया, पॉलिटी मजबूत हो गया, तो ये अपने आप को गवर्नर समझ जाएगा, तो तनी घमंड में भी घूमेगा। देखना ना, जिसका इधर मजबूत रहेगा ना, वो कहता मेरा जीएस ठीक है। भाई तुम्हारा जीएस केवल लॉज में ठीक है, ग्रुप डिस्कशन में ठीक है, चाय के दुकान पे ठीक है, रिजल्ट में ठीक नहीं है। और ये गलती आप नहीं करिएगा। तो बच्चे अपने आप को जानते हैं, राजा समझ जाता सब, अकबर द्वितीय। अब मास्टरों समझ जाता है, मास्टर लोग भी अपने को ज्ञान देगा, अश्वमेध यज्ञ पे निकल जाता है। साइंस में देखोगे ये मास्टर लोग भी थोड़ा शांत रहता है, आइंस्टीन टाइप का साइंस का। तो साइंस का मास्टर भी कैसा रहेगा? साइंस टाइप का। हाँ, ज्ञान सर। लेकिन हम लोग कितना भी पढ़ा दे, यदि आप खुद से नहीं पढ़िएगा तो रिजल्ट नहीं हो सकता। एट द लास्ट आपको मेहनत करना है। तो हम स्टार्ट करें। साइंस भी आज स्टार्ट होगा, करंट अफेयर कल से स्टार्ट हो जाएगा। मजबूरी है कि 2 बजे से क्लास है। मॉडर्न हिस्ट्री देखा जाए, देखो प्राचीन इतिहास जो होता है, प्राचीन इतिहास में सबसे ज्यादा टाइम लगता है और सबसे कम क्वेश्चन आते हैं, सबसे ज्यादा उबाऊ होता है, टाइम भी ज्यादा लेगा, उबाऊ होगा। एक और राजा आया, दूसरा से कोनो लेने देना नहीं, वो एक ओन्ने मार रहा है, वो इन्ने मार रहा है। इधर देखेंगे तो कौन सी भाई, चालुक्य बेंगी, चालुक्य बादामी, वातापी, इधर देखे एक चोल, इधर चालुक्य, इधर देख राष्ट्रकूट। अरे भाई पगला जाएंगे आप। यहाँ पे कोनो सवाल वाल इस सबसे आने वाला नहीं है। इसमें पढ़ने के लिए आपको अगर पढ़ना ही है तो बस इसमें पढ़ना है आपको मगध। क्या पढ़ना है? मगध। दूसरा पढ़ना है गुप्त। मगध पढ़ना है, और क्या पढ़ना है? गुप्त काल। और त्रिपक्षीय, त्रिपक्षीय एक लड़ाई है। और एक पढ़ना है जैन बौद्ध। ये 4 चैप्टर पढ़िए। प्राचीन इतिहास से आपको 5 क्वेश्चन आएगा। कितना क्वेश्चन आएगा? और इनसे 4 क्वेश्चन आ जाएगा। बाकी जो आप मरेंगे ना, वो 1 क्वेश्चन के लिए मरेंगे, और उसका भी गारंटी नहीं है कि आप बना पाएंगे। आप पूरा प्राचीन इतिहास पढ़ के आइए, आप 4 बना पाएंगे 5 में से। ये हम आपको खुल के बोलते हैं। 5 क्वेश्चन प्राचीन से पूछेगा, पूरा प्राचीन इतिहास आप पीएचडी करके आओ, 5 में कितना बनाओगे? 4। और तुम बस ये 4 चैप्टर पढ़ के आओ, तुम 4 बनाओगे। अब तुम सोचो तुमको क्या करना है। यही 4 बनाएंगे। जो बचा हुआ स्ट्रेंथ है वो हम कहीं और लगाएंगे। 1 क्वेश्चन का उतना मेहनत 1 महीना बचा के हम कहीं और लगाएंगे, 1 की जगह में 10 को क्वेश्चन आएगा। और दूसरा समझना ध्यान से, दरोगा में लड़ाई पीटी और मेंस निकालने की नहीं है, दरोगा में लड़ाई मेरिट की है। अगर घींचतान के 1 नंबर से पास हो गए ना तो हुआ जाके गिरोगे। तो यहां लड़ाई सिलेक्शन का है ही नहीं, यहां लड़ाई किस चीज का है? मेरिट का। अपने यहाँ जो टाइपिंग करते हैं सब, बहुत सारे बच्चे जो मतलब 60-70 ऐसे इंप्लॉई हैं जिनका पीटी मेंस निकला हुआ है, फिजिकल विजिकल सब करके बैठे हैं, लेकिन मेरिट आउट। अब कौन पूछेगा उनको?
तो ये आपकी तकलीफ भी समझने वाला कोई नहीं। आप गलत नहीं हो, ना आप कामचोर हो। दिक्कत ही क्या है ना कि आप अपने बनाए गए एक पिंजड़े से बाहर नहीं निकलना चाह रहे हो। आपको जो सब्जेक्ट अच्छा लग रहा है आप उसे पढ़ रहे हो, जिसको कमजोर है पिछले 4 साल से आप कहे जा रहे हो कि मेरा कमजोर है, मेरा सब्जेक्ट कमजोर है। तो आप समझना, प्राचीन इतिहास में कितने चैप्टर पढ़ लूं? अच्छा, इससे ज्यादा हम बोले ना, एक के क्वेश्चन छूटेगा। अब देखते हैं मध्यकालीन। क्या देखते हैं? मध्यकालीन। मध्यकालीन से 4 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं? 4 क्वेश्चन। इसमें क्या पढ़ना है भैया? इसमें तो एक दिल्ली सल्तनत आता है, एक मुगल आता है। ये भैया तो ये है दो बस, दिल्ली सल्तनत और मुगल। तो इसमें ध्यान से समझना है। एक पढ़ना है भक्ति। क्या पढ़ना है? भक्ति। 2 दिन का क्लास है। कितने दिन का क्लास है? 2 दिन। एक क्लास भक्ति का आएगा। अब मुगल पूरा नहीं पढ़ना है, मुगल पूरा नहीं पढ़ना है। मुगल में 4 राजा पढ़ना है, बाबर, अकबर, जहांगीर। बाबरा के बारे में पढ़ना का 4 साल तो था ही बेचारा। तो बाबर के बारे में पढ़ना को 4 को लड़ाई पढ़ना है। मेन जो राजा के बारे में पढ़ना है अकबर, अकबर से औरंगजेब, अकबर से औरंगजेब, अकबर से लेके कहां तक? औरंगजेब तक। और मध्यकाल में आपको पढ़ना है कौन सा? गुलाम वंश, तुगलक वंश और खिलजी। अब देखो, बस इतने पढ़ लेना। खिलजी में भी केवल अलाउद्दीन खिलजी, पूरा वंश नहीं, केवल अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी में केवल। अब तुगलक वंश जब पढ़ना है ना आपको, तो इसमें मेन फिरोज शाह तुगलक और गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। समझे? इसमें 3 राजा, इसमें 1 राजा और इसमें 3 राजा। तो 3 गो, यहां पे 4 गो राजा हो जाएंगे। 4 3 7 3 10, टोटल 10 राजा पढ़ना है, पूरा नहीं, केवल 10 राजा। आप इतना पढ़ के आ जाओ। आप कितना बना दोगे? 3। 4 में से 3, 4 में से 3 आप यहां बना देंगे। अब 5 में से 4 यहां बना देंगे, यानी 9 क्वेश्चन में कितना बना दिए? 7। 9 क्वेश्चन में 7। अब हम आपको कहते हैं, हम 5 साल देते हैं आपको, आप 9 में से 9 बना के दिखाओ। नहीं बनेगा। हाँ, ये दावा लोग ये कह सकते हैं कि हम बना देंगे, तो तुम एग्जाम हॉल के बाहर बनाएगा। हम बता रहे हैं 9 में 9। अगर हम विद्यार्थी रहते तो हमसे भी ना बनता। रीजन समझो, एक विद्यार्थी अपना जीवन का एग्जाम परीक्षा हॉल में बैठता है, उसके ऊपर सच में वो प्रेशर होता है। हम अगर परीक्षा हॉल में भी बैठ गए ना, हमें प्रेशर ही नहीं है, बाहर में जाओ तो परीक्षा देना, उतना कौन सी नौकरी उगरी मैंने क्या। तो आपके ऊपर जो एग्जाम का प्रेशर होगा और जो करियर का प्रेशर होगा, वो आया हुआ 2 क्वेश्चन गलत करा देगा। तो आप 5 साल पढ़ो, 9 में 9 नहीं लाओगे, 9 में से 9 नहीं है। लेकिन आप 5 साल की जगह 25 दिन पढ़ो। 25 दिन के अंदर, कितने दिन में? 25 दिन में 9 में से कितना बन जाएगा? 7। समझदारी किसमें है, आप समझ रहे हैं? दिक्कत क्या है? हम लोग कहते हैं कि सिंधु सभ्यता पूरे छोड़ देना है, तैयार ही नहीं हुई छोड़े के। वो कहा जब तक नहीं पढ़ेगा, कहां फाटल लोटा, फाटल ढोल, टूटल खटिया, तले पूछ देगा खटमल कहां मिला। गया काम से। भाई सिंधु सभ्यता में 50,000 से ज्यादा चीजें मिली हैं। आप उसमें से 100 फेमस चीजों को याद करते हैं, हो सकता है कि उसमें से एक ठोप छूट जाए। तो हम ये नहीं करें। जब आप फाउंडेशन में पढ़ रहे हैं तो पूरा पढ़िए मन लगा के। यहां आपको सेलेक्टिव पढ़ना है। समझ में आ गया? मिटा दे। अब मिटा। और आधुनिक में सब आधुनिक है। ये कितना है? 200 साल का तो इतिहास है, ब्रिटिशर्स आए वहां से, पढ़ लीजिए पूरा यहाँ पे आधुनिक। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ, इसमें उतना नहीं मायने रखता है। मैथ में, मैथ रीजनिंग में 5 गो चैप्टर मैथ, 5 गो चैप्टर रीजनिंग, बस बन गया। पूरा मैथ नहीं पढ़ना है। हाँ, वो देखिए पगला गया, वो अलग बात है। वो सोच रहा है अंग्रेजी पूछ दिया, लेकिन वो 10 जो पूछा है ना, आप देखिएगा महज 5 से 7 चैप्टर से ही पूछा है। अब जैसे नंबर सिस्टम है भैया, वो एक चैप्टर है, मर जाएगा आदमी उसमें, वो पूरा मैथ है उसमें, ना जाएंगे हम उसमें। अब जिसका मैथ बढ़िया है जाओ ना भाई, कौन मना किया है? जिसका मैथ बढ़िया पूरा पूरा बना के आओ। लेकिन जितना बढ़िया नहीं है, आप सेलेक्टिव देखो। ओवरऑल आपको 100% नहीं लाना है, आपको लाना है 70%। आपको कितना लाना है? 70। आपको, आप ये बात मानते हैं 30% छूटेगा? मेरा बस ये कहना है कि आप वो 30% पहचान लीजिए कि हम अपने मर्जी से ये 30% छोड़ेंगे, कि हम ये छोड़ देंगे।
आज जिस दिन ठान लिए कि हम सिंधु सभ्यता से आएगा छोड़ देंगे, लेकिन मगध से आएगा तो नहीं छोड़ेंगे। दिक्कत क्या है, आप दोनों में कहते हैं कि हम दोनों में से कोनों में नहीं छोड़ेंगे, आज जाके दोनों छोड़ के चलाते हैं। ये समस्या है, नहीं समझ आ गया। युद्ध कैसे जीता जाता है? जो घोड़सवार है वो घोड़े पे ही लड़ सकता है, वो पैदल उतर के नहीं लड़ पाएगा। जो तीर धनुष वाला है वो तीरे धनुष से लड़ेगा, तलवार से नहीं लड़ सकता है। लेकिन हर इंसान सेना में अपना पूरा योगदान देता है, युद्ध जीत जाते हैं। नहीं समझे? अब एक के आदमी का हम तीरों चला लेते हैं, भाला ही मार देंगे, हम घोड़ा भी चला लेते हैं, युद्ध में भाग जाएगा, बहुत सेना आ गई हो भागो। इस सबका कोई इलाज नहीं है। तो हम लोग देखते हैं आधुनिक भारत। आधुनिक भारत में हम देखते हैं अंग्रेजों के आगमन से। किससे देखते हैं? अंग्रेजों के आगमन से। तो अंग्रेजों का जो आगमन हुआ वो असल में अरबों के डर से हुआ था। अरब वाले जो थे सब ना, वो अंग्रेजों को भारत में आने नहीं देते थे सब। देखिए ये वाले थे ना ईरान, यहां पर ईरान का जब पतन हुआ था, ईरान को तो सब बर्बाद कर दिया सब। ये ईरान का जब पतन हुआ तो बहुत बर्बाद कर दिया सब। ईरान पहले बड़ी जालिम देश था, यहाँ पर्सिया था, एक से एक विद्वान राजा, एक से एक खतरनाक राजा हुआ सब यहाँ पे। ये ईरान था, ये क्या था? ईरान। ईरान पहले क्या था? पर्सिया। क्या था? पर्सिया। और यहाँ का राजा था डेरियस। भारत पर पहला आक्रमण किसने किया था? डेरियस। भारत पर पहला आक्रमण डेरियस। हिंदुस्तान नाम किसने दिया था? ईरानियों ने दिया था। ईरान में ना स को स कहा जाता है। ईरान में ह को क्या कहा जाता है? स। समझ गया? तो भारत में स से बहती थी सिंधु नदी। क्या बहती थी? सिंधु नदी। तो इस स को क्या बोलता था? तो तो कह दिया सर हिंदू नदी। कौन सी नदी? हिंदू नदी। तो यहां पे कहा था हिंदू नदी। तो जब उनको आना होता था भारत में, तो ये कहते थे सब कि हिंदू पार करके चले जाओ। कहां पार करके चले? हिंदू। एक्चुअल वो हिंदू पार करके नहीं बजाते थे, सिंधु पार करके। तो सिंधु नदी जब पार करते थे सब, तो इस एरिया में वो कहते थे हिंदू। इस एरिया में क्या कहे? हिंदू। तो इस एरिया में बौद्ध को भी वो हिंदू कहते थे। इस एरिया में रहने वाले ईसाई को भी क्या कहते थे? हिंदू। जैन को भी हिंदू। तो सबको हिंदू ये कहते थे। तो ये एरिया में सबको क्या कह डाला सब उसने? हिंदू कर। क्योंकि वो सिंधु नहीं बोल पाता था, क्या बोलता था? हिंदू बोलता था। और धीरे धीरे हिंदू से क्या हो गया? हिंदुस्तान कर दिया। तो उन्हीं सबका पारसी भाषा का नाम है। तो भारत पर पहला आक्रमण किसने किया? डेरियस। किसने किया? डेरियस था। लेकिन पर्सिया वाला राजा जो था सब नाम, थोड़ा जालिम भी था सब। और ये बात कर रहे हैं तब जब महात्मा बुद्ध अभी जन्म नहीं लिए थे। तब सोचिए कितना ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं, यानी आज से हम बात कर रहे हैं 2500 साल पहले की। कितने साल पहले की? 2.5। तो ईरान का राजा गया, कहा कि हम यूरोप पे हमला करेंगे। ये जाके यूरोप चल गया और सूर्य घोड़ा हुआ लेके, उसमें जहाज वहाज नहीं था, और जाके यहाँ जीत लिया और एथेंस को आग लगा दिया। एथेंस क्या कर दिया? आग लगा दिया। इस शहरे जला दिया। यहाँ का राजा क्या किया? शहर जला दिया। राजा का नाम था जर्कसीज। क्या नाम था? जर्कसीज। उना सोना का कपड़ा पहनता था, मतलब गमछा भी बांधता था, सोना गमछा बांध के घूमता था। अब कपड़ा उपड़ा नहीं पहने, गमछा बांधता था, बस सोना का गमछा बांधेगा और भर दहिया सोना लटकेले रहता था। नाम क्या था? जर्कसीज। बहुत जालिम राजा था जर्कसीज। और वो ससुरा गया जानते हैं कहां पे? एथेंस। और जीता तो अलग बात है, पूरा शहर जला दिया। शहर जला के लौट आया अपने पर्सिया में। कहां लौट के आया था? पर्सिया में लौट के आया था। और पर्सिया लौट के आया तो जो शहर जला दिया गया, उन लोग बदला लेने के आतुर थे। इत्तेफाक से वहां एक ऐसा राजा जन्म लिया जिसका नाम था सिकंदर। सिकंदर कहा कि हमारा परदादा को आग लगा दिया तुम, हमारी परदादी जल के मर गई। तो सिकंदर कहा कि हमारी परदादी को तू जला दिया है, हम तो राज छोड़ेंगे नहीं। सिकंदर आया, तब तक तो जर्कसीज मर चुका था, 150 साल बीत चुके थे। ये आया अपन परदादी का बदला लेने के चक्कर में ईरान को जला दिया। ईरान को क्या कर दिया? जला दिया। उस समय पर्सिया नाम था। पर्सिया जल के खत्म हो गया। पर्सिया। फिर ईरान, पर्सिया, फिर सभ्यताएं आई, सभ्यताएं आगे बढ़ी। अब ईरान यानी पर्सिया के लोगों ने कहा कि मेरा भी कोई ऐसा राजा आएगा जो मारेगा इनको। फिर इसमें वो राजा आया, ऊ गया तो फिर जाके ओकरा जरा दिया।
तो फिर इधर से आया हरकुलियस, हरकुलियस आया तो फिर जरा दिया पर्सिया को, पर्सिया फिर जर गया। तो अरब वाला आया सब इसी बीच, क्योंकि इस्लाम का तब तक उदय हो गया। अरब वाला काजोरी यारी दोनों लड़के कमजोर हो गया है, तो अरब वाला कब्जा कर लिया से किसको, पर्सिया को। पर्सिया चूंकि कमजोर हो गया था, अरब वाला कब्जा कर लिया। और अरब वाला सोचा सब कि हम पर्सिया को मुसलमान बनाएंगे और इन्हें अरबी भाषा सिखाएंगे। कौन भाषा सिखाएंगे, अरबी भाषा। हबीबी कम टू दुबई। पर्सिया वाला इतना पढ़ा लिखा था सब कि मुसलमानों को फारसी सिखा दिया सब। मुसलमान गए थे लोग अरबी सिखाने के लिए, उसने मुसलमानों को सिखा दिया पारसी। अब वहां के मुसलमान का यार तो को मुसलमान है ठीक है, लेकिन यह पारसी भाषा ज्यादा ठीक लग रहा है। अब हो गया बवाल। अब पर्सिया बन गया एक मुस्लिम देश, पर्सिया बन गया मुस्लिम। बट यार आप धर्म बदल लोगे, नेचर तो वही रहेगा। लड़ाई में तो माहिर थे सब, सोचो जाके यूरोप में आग लगा के आते थे सब, तो धर्म बदल लोगे तो नेचर थोड़े बदल जाएगा जी, नहीं समझे। नेचर तो ह्यूमन वही रहेगा। बस चंगेज खान मंगोल का था, चंगेज खान मंगोल, मंगोल का था कौन, चंगेज खान। चंगेज खान ने अपने कुछ दूत को भेजा, अपने कुछ दूत को भेजा व्यापार करने के लिए। इन्होंने क्या किया, उस राजदूत का सामान लूट लिया और उसके दाढ़ी में आग लगा दिया सब। चंगेज खान का जो दूत था मैसेंजर, ओके दाढ़ी में आग लगा दिया सब। वो बेचारा जरल दाढ़ी लेके चंगेज खान के पास गया, साहब इस दाढ़ी में आग लगा दिया सब मेरे। चंगेज खान भड़क गया, चंगेज खान भड़क गया, कहा कि छोड़ेंगे नहीं पर्सिया को। अब पर्सिया उस समय मुस्लिम हो चुका था। चंगेज खान का किया ना, पर्सिया में आक्रमण कर दिया। उस समय यहां की लगभग आबादी 1 करोड़ थी, जिसमें से 80 लाख को कटवा दिया। 80 लाख ईरानियों को कटवा दिया। कौन, चंगेज खान। कहा कि हमरे सेना, हमारे राजदूत के दाढ़ी में तुम आग लगाया है। 80 लाख को कटवा दिया। जो बचे ना वो गलती से बच गए, मारा भाला, लेकिन कहां के नहीं आदमी बच जाता है, छोड़ा एक को नहीं था, लेकिन भाला वाला मारा। अब भाई कोई जान बचाने के लिए क्या करे, कोई मरने का नाटक कर लिया, किसी को घाव लगा, तिरछा लग गया, घोपा गया, जैसे मान के चले भाला घोप दिया, देखा कि मरेगा भी, लेकिन निकल गया, घाव सही हो गया। वैद्य डॉक्टर उस समय होते थे, बचा लिया सब। तो जो बचे हुए थे लोग ना, जो बचे हुए थे लोग, वो गलती से बचे थे लोग, और चंगेज खान सबको मार दिया। कहा कि हमरे आदमी के दाढ़ी में आग लगाएगा, यहाँ पे हबीबी बोलेगा, यहाँ पे आके सब खत्म, तहस नहस हो गया। ईरान में कुछ बचबे नहीं किया। चंगेज खान चल गया, उसका पोता आया, उसका पोता हलाकू खान। क्या नाम था, हलाकू खान। कहा कि जो 20% बच गया है सर, कैसे बच गया सर? कहा कि साहब ये कोई नहीं बचा था, ये भाला मारा गया, कोनो बच गया, कोनो लाश के नीचे दब गया, कोनो मरे का नाटक कर लिया, वही बचल है सर। तो हलाकू खान कहा कि दादा का सपना पूरा करते हैं। वो बचल कौन को निपटा दिया, कौन, हलाकू खान। और कुछ भी नहीं छूटा। तो सब लोग जहां तहां से बच के भाग गए, लोग जहां तहां से बच के भागे, वीरान कर दिया किसको, ईरान को। ईरान वीरान हो गया, ईरान वीरान हो गया। और जहां तहां यहां से लोग भागे, जहां तहां लोग भागे। इसी में एक जगह था, यहां पर एक राजा, एक कबीला बच गया था, पारसियों ईरानियों का एक कबीला बच गया था, लेकिन उसका पैरवे कट गया था, एक के पैर पे था, नाम था उसका तैमूर। तो लंगड़ा था तो नाम रख दिया तैमूर लंक, ऐसे चलता था तैमूर लंक। एक पैरवे कट गया था उसका, सोचिए केकरो नहीं छोड़ा था वो, तैमूर लंक। तो तैमूर लंक ने यहां पर बसाना चालू किया, तैमूर लंक ने बसाना चालू किया। बाद में इसने मंगोलों की अधीनता स्वीकार कर लिया, मंगोलों की अधीनता स्वीकार। इसी तैमूर का बेटा का बेटा, बेटा का बेटा, चौथा बेटा में आया था उमर शेख मिर्जा। क्या नाम था, उमर शेख। उमर शेख मिर्जा ने शादी किया मंगोलों के चंगेज खान की 5वीं नतनी
पांचवी नतनी। तो जो लंगड़ा है तैमूर लंग, तैमूर लंग के पांचवा खानदान का आदमी उमर शेख मिर्जा विवाह करता है मंगोलों की पांचवी नतनी कुतुलुग निगार खान से। किससे विवाह करता है? कुतुलुग निगार खान। तो कुतुलुग निगार खान एकरो खानदान में खाली जल्लादे भरल है सब, चंगेज खान, हलाकू खान। इधर है कौन? तैमूर लंग। तैमूर लंग एकरे खानदान से आया उमर शेख मिर्जा। उमर शेख मिर्जा, उमर शेख मिर्जा का विवाह हुआ किससे? कुतुलुग निगार खान से, और उससे बेटा पैदा हुआ बाबर। उससे बेटा पैदा हुआ बाबर। ये ससुरा खानदानी मारे काट वाला है सब, सब खानदानी मार काट वाला है सब। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? अब जब यहां आया फिर यहां मुसलमानों का अधिकार हो गया, और अरब वाले चूंकि यहीं के थे, अरब वाले धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे सब, और इधर मंगोल खत्म हो गया धीरे धीरे। अब यहां से क्या हुआ कि बाबरा को रहने के लिए कुछ था नहीं, क्योंकि यहां खाली मारे काट कर रहा था सब, तो बाबरा घुस गया भारत में। तो इधर बाबरा घुस गया भारत में, और ये एरिया अब किसका कब्जा हो गया? मुसलमानों का। और यहां यूरोप वाला सब कहा सब कि भैया खाना पीना में मसाला रहेगा तब ना बढ़िया लगेगा, टेस्टी, बिना मसाला कैसा लगेगा? तो अरब ये आया सब मसाला खरीदने के लिए यहां पर। तो अरब वाला धके काट कूट दिया से इसको, काट कूट के बिरयानी बना दिया से। कहा कि मसाला खरीदने जाएगा, हमसे खरीदो, हमसे खरीदो। मसाला वो बेचता था सब 50 गुना रेट पे, 100 गुना रेट पे। अरब वाला मसाला कहां से खरीद रहा है सब? भारत से। और वही अरब वाला मसाला बेच रहा है सब यूरोप वाले को 100 गुना रेट पर। कितना रेट पर? 100 गुना रेट पर। तो ऐसा नहीं था कि यूरोप वालों को भारत के बारे में पता नहीं था। आए सब कैसे इधर काट के क्या कर देते थे? रद्द कर देते थे, काट के रद्द कर। तब यूरोप वालों ने कहा कि कोनो दूसरा रास्ता खोजना पड़ेगा। तब वास्को डिगामा कहा कि हम खोजेंगे। कोलंबसवा बोला हम भारत खोजेंगे, हमको पता है किधर से मिलेगा। कोलंबसवा स्पेन से निकला, कहा भारत मिल गया। कोलंबसवा अमेरिका खोज दिया, लेकिन खोजना क्या था उसको? भारत। चल गया उधर, तब निकला इधर से फिर वास्को डिगामा। किनारे किनारे आया, किनारे किनारे आया, यह एक गुजराती आदमी मिल गया। तो गुजराती आदमी को देखा तो कहा कि फोटो मिलाया, क्योंकि यहां से अरब वालों ने जो तस्वीर बनाई थी तो इंडियंस कैसे दिखते हैं, तो उसने देखा हरी हरी ये इंडियन टाइप का दिख रहा है। तो इंडियन आदमी की एक खासियत है, उसको थोड़ा देर तक देखिएगा तो पूछ देगा क्या हो, ये कल्चर है अपने यहाँ का। बस तनी देर के लिए देखिएगा ना, क्या हो, नहीं समझे, टोक देगा तुरंत। वो गुजराती था, पूछ दिए केम छो, समझ गया रे भारतीय रे। और वही रास्ता दिखा दिया कि इधर से चल जाओ, तो इधर से पहुंच गया केरल, इधर से पहुंच गया केरल। किस्मत देखिए चोट्टा का, पहुंचा भी तो केरल पहुंचा, जहां मसालों का राज्य ही कहा जाता है। और वहां से केरल से मसाला खरीदा और वापस आया और 60 गुना महंगा बेचा। तो इन लोगों को बहुत सस्ता लगा, क्योंकि ये 100 गुना बेच रहा था, जहां 100 गुना रहेगा वहां 60 गुना तो सस्ता लगबे करेगा। सस्ता लगने लगा, इधर से आ गया सभी मसाला खरीदने के लिए। अरब वाला टुकुर टुकुर देखते रह गया ना, तो अरब वाला काट कूट के रद्द करता है। इसीलिए देखिएगा यूरोप वालों को इस बात का इतना गुस्सा है कि गुस्सा आज भी निकालता है, बिना मतलब ईरान पे बम गिराएगा, लीबिया पे गिराएगा, सीरिया पे गिराएगा। ये भीतर का घाव है, ये भीतर का घाव है, बहुत पहले का घाव है। आई बड़ी मार मारा, ये बर्बाद कैसे हो गया सब? तो इसमें नियम क्या था? देखो, इजराइल और यूरोप वाले किसी देश को कैसे बर्बाद करते हैं, तो उनका एक सिंपल सा तरीका है किसी देश को बर्बाद करने के लिए। जहां जाएंगे से बर्बाद करना, सपोज कीजिए उन्हें कोई शहर बर्बाद करना है, तो सबसे पहले उस शहर में आएंगे ना, तो जो जितने बड़े बड़े अमीर लोग हैं जो प्रभाव डाल सकते हैं, उनसे दोस्ती करेंगे। कैसे दोस्ती करेंगे? उन्हें महंगे गिफ्ट देंगे, उन्हें महंगे महंगे सामान देंगे, उनको बिजनेस करने के लिए लोन दे देंगे, ये लीजिए ये लीजिए, उनके बिजनेस पार्टनर बन जाएंगे। तो उसे पता चल गया कि बढ़िया आदमी मेरे पास आ गया, अब कोई नहीं बोलेगा। अब कैसे खराब करेंगे? सब शराब खोलेंगे, सब शराब की दुकानें, और एकदम VIP शराब, और डांस बार खोलेगा सब, नचनिया सबको। और सबसे खतरनाक वैश्यावृत्ति लाएगा सब, कोठा घर खोल देगा सब, वैश्यालय, ताकि जो जनरेशन है पढ़ने वाला यूथ जनरेशन, वो कहीं ना कहीं या तो डांस बार में बर्बाद होगा, या तो शराब की दुकान पे बर्बाद होगा,
या तो सिगरेट शराब में बर्बाद हो गया, तो वैश्यावृत्ति में बर्बाद हो। उसे पता है कि किसी जनरेशन को बर्बाद करना है तो 50 साल का टारगेट लेके चलो, तो बस ऐसे ही बर्बाद करेंगे सब वहां पे। नहीं समझा गया? अब किसी नचनिया को लेके आएंगे सब, घुमा देंगे सब, हो गया यहाँ पे। वो जब नचनिया उतर गई तो कौन ची का तरह है, तो आप ही को कह देगी तुम खराब है। वो तो आप अब होकर बचो, अब वो तो आप ही से लड़ लेगी। ये भारत है, यहाँ पे ना द्रौपदी का कपड़ा खींचने के लिए महाभारत हो गया था। तनी तुम आज पहनाने का बोलो, आज महाभारत हो जाएगा, तो पहनाएगा रे, पहनाएगा, तोरा लुक मारते ले। आज मार हो जाएगा, बवाल ना हो जाए तो कहिए। ये दीज ऑल आर द ट्रैप। इसी तरह उन्होंने अरब वालों को फंसा दिया। आज दुबई में देखिए सबसे महंगी शराब दुबई, वैश्यावृत्ति के लिए, जुआ के लिए, शराब के लिए, सब कहां जा रहा है? दुबई। हर जगह बर्बाद है, यहां पे खत्म कर दिया। यहां पे धीरे धीरे अरब को खोखला कर दिया। आज अरब कंगाल, खोखला, अमेरिका से कहता है बचाओ। इनको शर्म नहीं लगता है कि ये लोग कहां तक था यहाँ पे? ये सब जानते हैं अरब वाला कहां शासन कर लिया था? सब स्पेन तक कर लिया था, स्पेन तक। वास्को डिगामा का गांव कब्जिया लिया सब अरब वाला। वास्को डिगामा गांव, कोलंबस का गांव कब्जिया लिया कौन? अरब वाला। वो भागा था सब यूरोप वाला, कहा कि कहीं कहीं जगह खोजो, हम लोग जाएंगे कहीं, तो अरब वाला यहां तक आ गया। तब उन्होंने कहा कि ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। उन्होंने लड़कियों को जासूसी में लाया और राजा के पास जाएगी सब लड़की, उनको खूब बढ़िया बढ़िया फंसा लेगी। अब राजा का डिसीजन कौन ले रहा है? वही ले रही है। नहीं समझाएगा? सऊदी अरब के एक राजा थे, उनको मरवा दिया अमेरिका। इतना कड़ा डिसीजन लिया सऊदी अरब का राजा, तो क्या किया ना, अमेरिका ने एक CIA का एजेंट भेजी। वो सऊदी अरब के भतीजा, राजा के भतीजा को फंसा ली। अब फंसा के उसके शादी कर ली, महल में आ गई और दिन भर उसको कोसती थी, आपके अंकल खाली शासन करते हैं, आप में क्या कमी है, आप में क्या है, ये है वो, पिनका पिनका के। अब उनको धीरे धीरे शराब, पहले कोल्ड ड्रिंक में शराब, फिर धीरे धीरे शराब, जब लत लग गया तो दोनों मियाँ बीवी बैठ के शराब पी रहा है। एक दिन दारू पिया के कही लीजिए पिस्टल, मार दीजिए, राजा आप बनेंगे। उठा तो मार दिए, धागे काम खत्म हो गया। उसके बाद राजा बनाया गया इसको, और पूरा शासन हो गया CIA की उस विषकन्या के हाथ में, कंट्रोल आ गया। समझ में आ गया कि नहीं गया? काहे मना करते हैं? बढ़िया बढ़िया राजा भी ला गया, तुम बेरोजगार कौन डेक्ची का मसाला है। इसलिए कोई देखे आपको मुस्कुरा के, सावधान होइएगा। CIA को इतना फुर्सत नहीं, तुम बेरोजगारों के पीछे पड़े गए हम, समझे? इसी का एक बड़ा और ऑर्गेनाइज रूप था एप्स्टीन फाइल। समझा कि एप्स्टीन फाइल युवाओं को वो ऐसे बर्बाद करते हैं। अब वो इंडिया में आएंगे सब धीरे धीरे, अडानी से दोस्ती करेंगे सब। आप देखिएगा रिलायंस की दोस्ती चालू हो गई है, उसका एक कारखाना अमेरिका में खुलने लगा है, रिफाइनरी। अडानी का इजराइल में हाइफा पोर्ट खुलने लगा है। धीरे धीरे कंगाल करेंगे सब। और यूथ, जिस यूथ को शराब का लत लग गया, जिस यूथ को वैश्यावृत्ति का लत लग गया, वो सच्चा इंसान से लड़ जाएगा। वो जाके पंडित जी को कहेगा आप कौन चीज जानते हैं? हाँ बेचारे पंडित जी परेशान हो जाएंगे, यार हम इतना शास्त्र पढ़ा रहे हैं यार इसको, उन्हीं से लड़ लेगा। पूरी तरह से क्या कर लेते हैं, ट्रैप कर लेते हैं। तो बताइए, अरब वाले जो यूरोप वाले आए थे सब, तो उन्होंने भारत की खोज किया कि डेरा के नीचे से आया, डेरा के नीचे से आया, और कहता हम भारत की खोज किए। सोच रहे जब तुम पैदा नहीं हुए थे तो हमारे यहां शास्त्र लिखे जा चुके थे। जब पैदा नहीं हुए थे ना, तो हमारे यहां शास्त्र लिखे जा चुके थे। जिस समय सिकंदर का पूरा शहर जल रहा था, जिस समय ईरान पर्सिया जला दिया गया था, उस समय हमारे यहां गुरुकुल चला करते थे, हमारे यहां शास्त्र लिखे जाते थे, हमारे यहां सुश्रुत और इन लोगों ने बैठ के मेडिकल साइंस लिख के रख दिया था, कौन सी नस कहां से जाती है, हमारा खोज किया था। बात करते हैं, अरे तुम डरपोक थे लोग, तुम्हारी हिम्मत नहीं थी, तुम यहां से आ सकते थे, तुम नीचे से आए, तुम कायर थे, और हमें कहते हो। हमें ये डबल स्टैंडर्ड है यूरोप वालों का। देखना, विदेश से आया हिटलर, ये जनरल डायर आया, विदेश से आया अजमल कसाब। ताज होटल में मासूम लोग थे, उनको गोली मारा अजमल कसाब। जलियांवाला बाग में मासूम लोग थे, उन्हें गोली मारा जनरल डायर। अजमल कसाब भी माफी नहीं मांगा, जनरल डायर भी माफी नहीं मांगा। दोनों जगह मरने वाले हिंदुस्तानी थे, दोनों जगह हिंदुस्तानी शहीद हुए, दोनों जगह हिंदुस्तानियों की कोई गलती नहीं था, दोनों के पास हथियार थे, दोनों विदेश से आए थे। जब अजमल कसाब आतंकवादी, तो जनरल डायर आतंकवादी क्यों नहीं?
बताओ रीजन, क्योंकि हमारा शास्त्र खत्म करके इन्होंने मैकाले का विधि ला दिया। आपको पता है इन्होंने आरोप लगाया, मतलब एक आरोप लगाया कि ब्राह्मणों ने शिक्षा रोक दिया। 66% दलितों को ब्राह्मणों ने पढ़ाया था अपने गुरुकुल में। हाँ, कुछ जगहों पे बहुत ज्यादा अत्याचार हो गया, जो कि एक मिसाल बन गया, जो नहीं होना चाहिए। जैसे त्रावणकोर में दलित महिलाओं को कपड़ा पहनने नहीं दिया। ये भाई जब ऐसा कांड करोगे, किसी को खूब बड़ मन खियाओ और मुंह पे थूक दो, तू क्या कहेगा कि बढ़िया खियाए थे, वो कहेगा थूक दिया तुम मुंह पे। तो हुआ क्या ना कि ऐसा नहीं था कि उन्होंने केवल अत्याचार किया, बहुत पढ़ाया। एजुकेशन सिस्टम हम लोग का 70% था उस समय, लेकिन हुआ क्या, कुछ जगहों पे ऐसा अत्याचार हुआ कि कुल किया दिया पे क्या हो गया, पानी फेर, कुल तहस नहस पानी फेर दिया गया। तो ये गलत था यहाँ पर। तो हम लोग के ऊपर बताता है कि भारत का खोज के, तो तुम्हारे बाप का था भारत। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को दिक्कत? आगे बढ़े तो बताइए, भारत की खोज किया या समुद्री मार्ग की खोज किया? कौन खोजा? वास्को डिगाम। खोजने कौन निकला था? कोलंबस। अच्छा, इतना ढीठ था कोलंबस वाला चोट्टा, इसका नाम रख दिया रेड इंडियन। क्या नाम रख दिया? रेड इंडियन, मतलब थेथर कहीं का। इसका नाम क्या रख दिया? इंडियन। अब इंडियन नाम कैसे रख दिया? क्योंकि ये सब ईरान तक के आया था, सब ईरान आ चुका था सब। ईरान वाला सिंधु को क्या कहता था सब? हिंदू। सिंधु को क्या कहते थे? हिंदू। हिंदू तो इंडस कहा गया, तो कहा गया ये इंडिया, ये क्या है? इंडस है। क्या है? इंडस है। तो इंडस से बन गया इंडीज। क्या बन गया? इंडीज। तो कहा कि हमने इंडीज खोज दिया, हमने इंडीज खोज दिया। तो लोग इसी को इंडीज समझते थे, इसी को लोग क्या समझते थे? इंडीज। बाद में आया वास्को डिगामा, कहा बकलोल का इंडीज ये है, ऐसी इंडीज से बनता है इंडिया, कहा ये इंडिया है। तो इतना कमीना था कोलंबसवा, कहा कि ये भी इंडिया है, ये भी इंडिया है, ये भी इंडीज है, ये भी इंडीज है, ये भी इंडीज, ये भी इंडीज। अरे थेथर, अब तो मान ले तुम गलत खोजा है। मान ही नहीं रहा था, कह रहा ये ईस्ट इंडीज है, ये वेस्ट इंडीज है, ईस्ट इंडीज है, वेस्ट इंडीज है। बाद में हम लोग मारे दू थापा, कहा कि इंडिया ये है। कहा कि कोई बात नहीं, ये वेस्ट इंडीज है। इसके बाद भी नहीं छोड़ा, इसका नाम रख दिया वेस्ट इंडीज। अरे भाई, वेस्ट इंडीज तब रहेगा ना जब ईस्ट इंडीज है। जब इक्के गो है तो इक्के नाम रखो। अब जैसे मान के चलिए आप अकेले हैं, तब आप तभी ना इकलौता कहलाएंगे। कि आप अकेले हैं और कहिएगा कि हम सबसे बड़े बेटा हैं। अरे ससुरा, अकेले है तुम, बड़ा या छोटा तब ना कहिएगा जब कोनो और भाई बहन हो। तो वेस्ट इंडीज तब ना कहेगा रे तो जो नहीं, जब थोड़ा ईस्ट वेस्ट कहीं और हो। लेकिन ना, हम थेथरा ही करेंगे, थेथरा ही करके निकल गया। यहाँ पे नाम रख दिया वेस्ट इंडीज। क्या नाम रख दिया? आजो इसको क्या कहा जाता है? वेस्ट इंडीज। तो बताओ, वास्को डिगामा भारत की खोज किया या समुद्री रास्ते की? हाँ, समुद्री रास्ते की। और ये अरब वाले कहां तक पहुंच गए थे? सब स्पेन तक। बाबू, पूरे यूरोप पे अरब वालों का कब्जा हो गया था। पूरे यूरोप पर किसका कब्जा था? अरब वालों का। लेकिन डूब गया से किसमें? शराब, जुआ, वैश्यावृत्ति। वैश्यावृत्ति, इनको अंग्रेजों ने इतनी वैश्यावृत्ति की आदत लगा दी है, इतनी आदत लगा दी है इन अरब वालों को अंग्रेजों ने, कि इस्लाम में एक बार हुआ क्या कि मोहम्मद साहब जब थे तो एक युद्ध हुआ था। उस युद्ध में ज्यादातर पुरुष मारे गए। पहले युद्ध में तो पुरुष ही मारे जाते थे। अब इतनी बड़ी संख्या में बच्चे अनाथ हुए और महिलाएं विधवा हो गई। उस समय नौकरी उकरी कुछ था नहीं महिलाओं के पास, वो कहां जाएगी? अब कोई आएगा 10 दिन खिलाएगा आपको, 15 दिन, उसके बाद कोई नहीं पूछता है, कोई पूछता नहीं है। तब बेचारी कहां जाएंगी? सब उनके बच्चे बिगड़ने लगे, सब उनको लोग समाज गलत नजर से देखने लगा। महिलाओं के साथ समाज कुछ ही देर तक सहानुभूति करता है। तो मोहम्मद साहब ने आदेश दिया कि या तो आप इन महिलाओं को अपने कमाए गए पैसे से इनके बच्चों और इनके रहने का व्यवस्था कर दीजिए। लेकिन वो भी जानते थे कि समाज सेवा कोई देर दिन नहीं करता है। तो उन्होंने जब देखा कि नहीं हो रहा, तो उन्होंने कहा कि अगर सक्षम नहीं है देने में और आपको लगता है कि आप विवाह कर सकते हैं, तो बेटर होगा कि आप विवाह कर लीजिए, और ताकि इन बच्चों को कोई गलत रास्ते पे ना जाएंगे और महिलाओं को कोई वैश्यावृत्ति या किसी गलत काम में नहीं रखेगा, आप अपने घर में रख लें। इसका गलत उपयोग करके अरब वाला कहता है कि हमको इस्लाम ने 4 शादी का आदेश दिया। कहिया शादी का आदेश दिया? कहिया दे दिया? कहीं नहीं दिया। वो लड़ाई के बाद दिया गया, कंडीशनल दिया गया, और उसको ही क्या किया, घुमा दिया। लत किसने लगा दिया था? अंग्रेजों ने। आज तबाह हो गए सब यहां पर, तेल खत्म, खेल खत्म। समझ में आया कि नहीं आ गया?
समझ में आ गया? अरब वाले, ये अरब वाले कहां तक कब्जा कर लिया था? अरे तुर्की उर्की जाके स्पेन तक कब्जा कर लिया था। और जब अरब बिखरा, कैसे बिखर गया? हाँ साहब, एजेंट घुस गई सब। पता चला कि जो 5 को बिया किया, 2 गो में एजेंटे हैं सब। और एजेंट किसको बनाया जाता है? जो दिखने में एकदम सुंदर हो, बातचीत हो, उसके अंदर 20 कलाओं को भर देगा। अब आई है एकदम सीधा रहेगी तो उसका हस्बैंड कहे ते खाली झगड़ा करती है, इसको देखो कितना सीधा, तोरा कुछ बनाने आता है? ये हर चीज बना लेगी, क्योंकि इसको शुरू से उसी हिसाब से बनाया गया। सोच रहा एक दिन तोरे बना देंगे हम। अरब बर्बाद हो गया, अरब तहस-नहस। जब अरब ही तहस-नहस हो गया, इस सब को खत्म कर दिया गया। स्पेन में जो लोग पहुंचे थे लोग ना, उन लोग को मार के और सड़क पे बिछा के उसके ऊपर सड़क बना दी गई। उसके ऊपर क्या बना दी गई? सड़क बना दी गई। बबुआ लोग को समझाते हैं कि सब चक्कर में मत पड़ना, राजा महाराजा बिला गया है तो ई लॉज में रहने वाला फोन पे पूछता है खाना खाई, अरे वो कितना राजा महाराजा खा के बैठ गए। इस सब चक्कर में नहीं रहना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और लड़की लोग ये सब कितना, ये सब झूठ बोलता है, ऐसे गंगा में उतर के बोले से तो सही मत मानिएगा जी। समझ में आ गई? नहीं, इस सब में बहुत एक्सपर्ट, झूठ बोले में इतना एक्सपर्ट है सभी सब। लड़का जब भी प्रेम से बोले सावधान हो जाइएगा। आप सावधान नहीं होती हैं, लेकिन लड़का सावधान होता है। लड़का से पूछते हैं, लड़का बताओ, अगर कोई आपके लॉज या हॉस्टल में कोई पुरुष है, लड़का है, बहुत प्रेम से बोल रहा है, तो आप सावधान हो जाते हैं कि नहीं? देखो लड़की लोग भी क्या हो जाना है? सावधान हो जाना। समझ में आ रहा है? फंसना नहीं है, सब फालतू फालतू चीज नहीं है। इसमें अभी क्या करना है? पढ़ाई करना है। समझ गया? अब चूंकि आज समय अभाव है तो ज्ञान सर आप लोग को साइंस का क्लास लेंगे। आज हम लोग स्टार्ट कर देते, क्योंकि देखिए कम बेस आगे पीछे थोड़ा आज, क्योंकि शेड्यूल थोड़ा सा टाइट। हाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं बोल रही, झगड़ा करे को बोल रही सर, यहां तक अब आ जाएगा। अभी कौन क्वेश्चन पूछिएगा ना, वास्को डी गामा, तुरंत वोल्टेज डाउन है, वास्को डी गामा, धाए दे बेहोश हो जाएगी सर। और अभी झगड़ा करे कह दीजिए, सब दीवार फाड़ देगी, सब इतना तेज बोलेगी सब। तो ज्ञान सर आप लोग का आज साइंस का भी क्लास लेंगे, क्योंकि आज थोड़ा सा शेड्यूल टाइम कम मिल पाया। कल आप लोग का क्लास इसके अपोजिट वाला क्लास होगा, बट इसके नीचे वाले फ्लोर में, हॉल नंबर 16, ठीक है, एक फ्लोर कम ही रहेगा वहां पे, तो वहां आप बैठेंगे। आज बहुत सारे बच्चे को क्लास बैठने को नहीं मिल पाए, तो कल हम लोग ना स्टैटिक जीके और उसका भी क्लास स्टार्ट कर देंगे। आज सर क्या लेंगे? साइंस। और जितना साइंस बता रहे हैं ना सर, पहला दिन से याद रखना, हु बहु छपता है, ठीक है, एकदम हु बहु छपेगा। इस भ्रम में मत रहेगा कि अरे आज पहला क्लास, तो हो सके आज से 3 को क्वेश्चन लड़ जाए। नहीं समझ आ गया? उतना बोल, इसलिए मजाक में नहीं, समझ में गया? और जिनका साइंस कमजोर है, आप यकीन मानिए, 1 हफ्ता आप सर से पढ़ के देखिए, आपका सबसे बेस्ट अगर सब्जेक्ट साइंस नहीं हो गया तो आप कहिएगा सबसे बेस्ट में। समझ में गया? और हिस्ट्री समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? खैर हिस्ट्री में झमेला नहीं, उसको मुर्दा को भी खड़ा कर देंगे तो समझ में आएगा उसको। साइंस में थोड़ा आपको अपना एफर्ट लगाना पड़ता है, तो आप प्लीज एफर्ट लगाइएगा, क्योंकि साइंस में क्या है ना, आपको रिवीजन नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, अब बाकी अब सर को देते हैं। सभी को जय हिंद, जय हिंद। तो देखिए, इसमें हम आपको एक तो साइंस है, साइंस कवर कराएंगे आज। तो मतलब स्टार्ट करेंगे नहीं हम कुछ भी, बस खाली थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता देते हैं, है ना? हाँ देखते हैं, हाँ हाँ अब करेंगे, बात करेंगे। क्या होगा? अच्छा हाँ ठीक है, लिख लेंगे। तो देखिए, साइंस का एक ना इंपॉर्टेंट रोल है आपका, मतलब लगभग 15 क्वेश्चन आता है साइंस का, ठीक है, जिसमें कि पता है आपको, एक तो भौतिकी है ना, एक जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी, और तीसरा रसायन विज्ञान होता है। यानी लगभग तीनों का ना बराबर ही वेटेज होता है, मोटा मोटी, है ना। एक तो ये देखिए आपका रहेगा, मतलब लगभग ये सबसे मान लीजिए 4-5 क्वेश्चन रहता है।
तो यहां पर एक चीज आप लोग ध्यान से समझिएगा कि आप सोचिएगा कि हम कोई भी वन लाइनर वाला किताब उठा के पढ़ के अब साइंस का क्वेश्चन कर लेंगे, तो दिमाग से इस चीज को निकाल दीजिएगा आप लोग। हम लोगों को एक किताब तो पढ़ना ही पड़ेगा आपको, जो एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी के बिना आप अब दरोगा या कोई भी देख रहे हैं, जैसे एग्जाम में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, बिना एनसीईआरटी को पढ़े आप उसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और एनसीईआरटी में भी देखिए, आपको 10वीं तक की एनसीईआरटी तो पढ़नी ही पढ़नी है ना। बाकी कुछ कुछ चीजें जो है ना, वो आपका 11th और 12th का जो एनसीईआरटी है, मतलब साइंस का, उसको भी थोड़ा बहुत, मतलब इसका भी 10% से 15% एरिया ऐसा है जहां से सवाल बनता है। जैसे एक बायोकेमिस्ट्री वाला चैप्टर है, वहां से सवाल बन जाता है। बायोटेक्नोलॉजी वाला पार्ट है, वहां से थोड़ा बहुत सवाल बन जाता है। तो 15 क्वेश्चन जो है इसमें जब हम लोग पढ़ेंगे, तो ये चीज हमेशा याद रखिएगा, मैं हमेशा बोलता हूं हर क्लास में कि 90% क्वेश्चन तक आपको क्लास में आएगा। जो भी क्लास में कराएंगे 90% क्वेश्चन आपके क्लास से रहेंगे। बाकी 10% क्वेश्चन जो होता है वो आपका नहीं करने के लिए होता है। मतलब कि कहते हैं ना कि अगर 15 क्वेश्चन है तो 1-2 क्वेश्चन उसमें ऐसा होगा जो कि आप कितना भी पढ़ के जाओ वो आपसे नहीं होने के लिए होता है। एक तो हम लोग इसमें जो मेरा यहां पर तरीका रहेगा कराने का ना इन चीजों को, तो हम लोग एनसीईआरटी को बेस लेकर के चलेंगे कि जो भी एनसीईआरटी है इसको पूरा एकदम हॉलिस्टिक तरीके से एक एक टॉपिक को बढ़िया से हम लोग कवर करेंगे। और साथ में मतलब मेरा प्रयास रहेगा कि हर दिन आपको कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगभग 5-10 जितने हो जाएं और कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मैं आपको करवा पाऊं, है ना। ये हम लोगों का डेली मतलब जो है ये प्रयास रहेगा कि 10 के आसपास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और 10 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करेंगे। और ये मतलब पूरा एक बार आप साइंस जब यहां पर पढ़िएगा ना, तो साइंस में आपको एक कहते हैं कि मतलब कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे। जैसे एक आध वीक में ही ना आपको लगने लगेगा कि हाँ अब हमारा साइंस जो है वो हो सकता है। तो बिल्कुल एकदम डरने की जरूरत नहीं है साइंस के लिए। साइंस में जीरो से हीरो बनाने का काम मेरा है, आपका है ना। वो जब साइंस आपका कवर हो जाएगा तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो साइंस में हम लोगों का ये तरीका। और दूसरा सब्जेक्ट जो मैं आपको कराने वाला हूं इस बैच में, वो मैं आपको कराऊंगा पॉलिटी, है ना। तो ये 2 सब्जेक्ट हमारा रहेगा, है ना। और जो क्लास जिस दिन होगी तो हम स्टार्ट करेंगे, एक तो बायो कर लेंगे स्टार्ट, क्योंकि इसका एक इंपॉर्टेंट वेटेज है, या फिर जो भी देख लेंगे वो बायो। और दूसरा हमारा 2 क्लास चलेगी जिसमें कि एक क्लास में हम लोग पॉलिटी करेंगे और एक में करेंगे बायो। अब पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी से लगभग आपके एग्जाम में जो सवाल बनता है 8 से 10 क्वेश्चन बनता है ना। 8 से 10 क्वेश्चन के आसपास सवाल बनता है यहां पर। और पॉलिटी में भी हम लोग काफी डिटेल में चीजों को करेंगे, है ना। इसमें बहुत बड़ा मतलब इसका सिलेबस है और इसमें भी हम काफी चीजों को डिटेल में लेकर चलेंगे। यहां पर जो आपका पेपर होता है कॉन्सेप्चुअल के साथ साथ थोड़ा फैक्चुअल भी होता है। दोनों ही तरफ अगर हम देखें तो एक तो आपके कॉन्सेप्ट पूछते ही पूछते हैं, साथ ही साथ आपसे फैक्ट पूछ लेते हैं। जैसे पूछ दिया जाएगा कि जो ज्वाइंट सेशन कब कब हुआ है, इस तरह का सवाल पूछ देगा आपसे पूछ देगा पहला नो कॉन्फिडेंस मोशन कब आया है, इस तरह का सवाल पूछ देगा आपसे। और भी कई तरह की कि कब मतलब जो मतलब आपका अब्सोल्यूट वीटो का यूज कब कब हुआ है, यानी पूर्ण वीटो का यूज कब कब हुआ है ना। आपसे पूछ दिया जाता है कि जेबी वीटो का प्रयोग कब कब हुआ है। तो कॉन्सेप्ट तो पूछते ही हैं, साथ ही साथ यहां पर आपका जो फैक्चुअल सवाल है वो भी बनता है। तो यहां पर भी हम लोग बहुत डिटेल में चीजों को कवर करेंगे, इतना डिटेल में कि आप लोग मतलब क्या कहते हैं बीपीएससी, यूपीएससी, चाहे और भी कोई अन्य एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसके भी क्वेश्चंस आप इजी से आराम से सॉल्व कर लीजिएगा। तो इसके क्वेश्चंस तो आप ऐसे आराम से कर लोगे, मतलब कि यहां पर भी एक आध क्वेश्चन को छोड़ दीजिए तो मतलब जैसे अगर 10 क्वेश्चन है तो एक क्वेश्चन को छोड़ दो तो 9 क्वेश्चन आप आराम से कर लीजिएगा। यानी कि अगर हम बात करें तो ये 25 क्वेश्चन में से इतना है कि जितना जितना आपको पढ़ाएंगे तो लगभग ये मान लीजिए कि 23-24 क्वेश्चन आप आराम से पेपर में करके आओगे, है ना। तो ये हम लोग करेंगे। बाकी अगर आप लोगों का कोई सवाल है, कोई प्रश्न है, तो आप लोग अपने सवाल पूछ लो, है ना। आज से हम लोग टॉपिक को स्टार्ट नहीं करेंगे। बाकी आपके अगर कोई सवाल है तो एक एक करके आप लोग सवाल पूछ लीजिए। क्या हुआ सुमित सर? इसमें पता नहीं, मेरे हिसाब से सुमित सर इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ाएंगे इसमें, है ना। इसमें कंप्लीट साइंस में ही पढ़ाऊंगा आपको। प्रिंटेड नोट्स देखेंगे, अवेलेबल आपको करवा दिया जाएगा प्रिंटेड नोट्स जो है प्रिंटेड फॉर्मेट में।
ठीक है, वो आपको अवेलेबल। लेकिन देखिए आपको ना एक चीज याद रखना है, कभी भी आपके जो सेल्फ रिटन नोट्स जो होते हैं ना, खुद से लिखे हुए जो नोट्स होते हैं, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि उसको रिवाइज करना आपके लिए ज्यादा आसान होता है ना। तो सेल्फ के नोट, अपने खुद के नोट्स बनाइए, वो ज्यादा बेहतर है ना। और कोई सवाल किसी का है तो पूछो। हाँ बोलिए। क्या लिखा के पढ़ाएंगे बाबू? पीपीटी से नहीं, लिखा के पढ़ाएंगे सब कुछ, है ना। हर चीज लिखा के लिखवाएंगे भी, है ना। चेक भी करेंगे कि कौन लिखा है नहीं लिखा है ना। चलो, और किसी का सवाल है कोई? हाँ हाँ बोलो। क्या बोल रहे हो? नहीं नहीं, आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। आपके लिए हम पढ़ते हैं ना, है ना। तो आपको पढ़ाएंगे, जितना पढ़ाएंगे ना, बस उसको क्या करना है, बार बार रिवाइज करना है ना। 4 से 5 बार क्या करना है, उन चीजों को रिवाइज करना है ना, जो आपको कराया जाएगा उन सब चीजों को। और जो बैच का रहेगा ना, देखिए ये बाइलिंगुअल ही रहेगा, है ना तो मतलब एकदम कहिएगा कि एकदम प्योर हिंदी। तो सबसे पहले बता दें, विज्ञान में एकदम प्योर हिंदी संभव है नहीं, है ना। देखिए एकदम पूरा हिंदी में कहिएगा तो वो पॉसिबल नहीं है। तो ये रहेगा, जहां पर देखिए ऐसा नहीं है कि अगर कोई पूर्ण हिंदी मीडियम का बच्चा है तो उसका भी ध्यान रखेंगे, और कोई अगर कंप्लीट अंग्रेजी मीडियम वाला है तो उसका भी ध्यान रखा जाएगा। हमें दोनों भाषाओं में पारंगत है ना, हिंदी में भी अंग्रेजी में भी। तो लेकिन यहां पर मीडियम जो रहेगा आपका क्या रहेगा, बाइलिंगुअल रहेगा। दोनों को मिक्स लेकर के हम चलेंगे यहां पर, है ना, ताकि किसी को कोई दिक्कत नहीं हो, है ना। बाकी देखिए, जो अभी आप लोगों का 2-3 चीजें आप लोग याद कर रखिएगा। सिलेक्शन के लिए 2-3 चीजें जरूरी होती है। ये आपको मतलब जिस दिन से आप तैयारी शुरू करते हैं उसी दिन से ये चीजें आपको करनी है। सबसे पहला जो आपका चीज होता है ना, एक जैसे हमारे हार्ट अटैक में एक चीज यूज होता है, पता है कौन सा? सीपीआर। सीपीआर सुना है आपने? क्या होता है बताओ? अरे वो तो ठीक है, पूरा मतलब क्या होता है सीपीआर? तो पता ही है कैसे, जब हार्ट अटैक आता है पुश करते हैं, हवा देते हैं। इसका पूरा मतलब होता है कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, है ना। तो उसी तरह ये सीपीआर जो है ना, आपके एग्जाम के सिलेक्शन में भी जरूरी है। एग्जाम के सिलेक्शन के लिए सीपीआर क्या है? सी का मतलब है आपका कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी यानी, या फिर जैसे हम कहते हैं कंटिन्यूटी। आप समझो एक चीज कि आप भले ही 3 घंटे पढ़ो लेकिन डेली पढ़ो। सबसे पहली बात, आप ऐसा कि 10 घंटे पढ़ लेते हैं और उसके बाद 5 दिन एनआईटी घाट घूमते हैं जाकर के, कोई मतलब नहीं है ना। कि 1 घंटे 1 दिन 10 घंटे पढ़ लिया और बाकी क्या कहते हैं मरीन ड्राइव में शाम में चक्कर लगा रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। आप डेली 3 घंटे पढ़ो, बाकी डेली 3 घंटे चक्कर लगाओ, ठीक है, लेकिन 3 घंटे आप डेली पढ़ो, है ना। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है आपके उसके लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। दूसरा जो यहां पर ये जो आर है ना, इस आर का मतलब है रिवीजन। अगर आप मान लीजिए किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, कोई आप एक छोटे एग्जाम के लिए, चाहे आप किसी बड़े एग्जाम को ही टारगेट क्यों नहीं कर रहे हैं, है ना। हर एग्जाम के लिए कोई भी आप देखिएगा जो सफल हुआ होगा, जो भी टॉपर होगा, आप सुनिएगा कि वो रिवीजन जो है ना, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगर आप पढ़ लेते हैं एक बार उसके बाद छोड़ देते हैं, तो इससे अच्छा उसको पढ़िए ही नहीं। कम से कम आपको क्या करना है, अपने नोट का ये आपको टारगेट होना चाहिए कि 4 से 5 बार रिवीजन करिए। 4 to 5 टाइम्स क्या करना है, अपने आप को, अपने नोट्स को रिवीजन करना है। और इसके बाद तीसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है, यह है आपका प्रैक्टिस। प्रैक्टिस किसका, है ना। पता चला कि दरोगा के एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, एकदम नीट का क्वेश्चन बनाने लग गए, तो वो प्रैक्टिस नहीं करना है। प्रैक्टिस आपको करना है एक तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का, प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है उसको बढ़िया से करके जाना है, और साथ ही साथ आपको मॉक टेस्ट लगाना है जरूर, है ना। मॉक टेस्ट
ये दोनों चीजें इसलिए जरूरी है ना कि पीवाईक्यू से आपको यह पता चलता है कि किस तरह के एग्जाम्स आपके, किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। और मॉक टेस्ट से आपको यह पता चलता है, ये आपको परफेक्ट बनाता है, यानी कि आपकी एक्यूरेसी को बढ़ाने का काम करता है ना, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सको, मतलब एक्यूरेसी अपना बढ़ा सको, यानी कि नेगेटिव कम कर सको, कहां पर आपकी कमियां हैं, आपका जो वीक पॉइंट क्या है, वीक एरिया क्या है, इसको यह बताने का काम करता है। तो ये 3 चीजें अपने जीवन में इस सीपीआर को अडॉप्ट कर लीजिए फॉर 6 मंथ। अगर आप इसको आप अपना करके देखिए जीवन में, आपको खुद ही देखिएगा, आपको फर्क महसूस आएगा, फर्क महसूस होगा। और आपके जीवन में ना देखिए, हमेशा कोई भी चीज एक, मतलब कहते हैं ना, अचानक से हम लोग किसी चीज को अचीव नहीं कर सकते कि आज सोचा और कल जाकर के हम उसे क्या कर लेंगे, अचीव कर लेंगे, नहीं। हमेशा आपने सुना होगा ना, बूंद बूंद से क्या होता है, घड़ा भरता है ना। उसी प्रकार आपके छोटे छोटे एफर्ट से क्या होता है ना, आपको सक्सेस मिलता है। छोटे छोटे एफर्ट का मतलब क्या है मेरे कहने का, जैसे आप डेली उठिए, ये ना आप 1 महीने करके देखो, आपको फर्क समझ में आएगा कि डेली उठिए, डेली आप ना सुबह का आप क्या करो, रूटीन बनाओ। सुबह उठ करके सबसे पहला काम, जो स्टिकी नोट होता है ना, स्टिकी नोट आप लोग यूज करते होंगे, है ना, जो पढ़ाई के लिए, तो उसमें आप सुबह सुबह अपने टारगेट डिसाइड करो कि हमें 6 ही घंटे पढ़ना है, तो क्या क्या टॉपिक्स हमें कवर करना है ना। और शाम में सोने से पहले ना आप ये देखो, सोचो कि आखिर हमने अगर ये जो गोल्स डिसाइड किए, अगर इसमें से एक गोल भी हमने अचीव नहीं किया, तो इसके पीछे क्या कारण था, क्यों अचीव नहीं कर पाए हम इसको। और अगले दिन आप इस चीज को इंप्रूव करके फिर से क्या करिए, आप अपना नेक्स्ट डे का गोल डिसाइड करिए। इसी तरह छोटे छोटे आपको गोल्स डिसाइड करने होंगे। इसी तरह आपको जैसे हर वीक का एक गोल डिसाइड करना होगा कि हमें इस वीक के अंदर ये टॉपिक्स कवर करना है, ये सब्जेक्ट हमें कवर करना है ना। इसी तरह आपको मंथ का एक गोल डिसाइड करना होगा। ये छोटे छोटे गोल डिसाइड करिए, इसके बाद आप क्या करो, मेहनत करो उसके ऊपर, और वो जो 3 चीजें बताई हैं इसको इंप्लीमेंट करिए। आपका मेन मकसद क्या होना चाहिए, आपके दिमाग में हमेशा चलना चाहिए क्या, कि हमें कैसे अपने गोल को अचीव करना है। विदाउट गोल आप कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपका एक टारगेट होना चाहिए कि हमें ये एग्जाम को क्या करना है, टारगेट करना है। जैसे मान लीजिए कि आपका उस लेवल का प्रिपरेशन होना चाहिए। कहीं पर आपने गाना सुना ना कि अखियों के झरोखे से, मान लीजिए गाना सुना, तो आपके दिमाग में यह चलना चाहिए हमारे आंख का रंग किसके कारण डिप होता है, हमारे आंख में लेंस कौन सा होता है, हमारे आंख के लेंस के साइज को कौन रेगुलेट करता है ना। इस तरह की बातें आनी चाहिए आपके दिमाग में, तब समझिए कि आपका प्रिपरेशन एकदम बढ़िया चल रहा है ना। तो बाकी और कोई सवाल किसी का है तो बताओ, और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए आप लोग। हाँ बोलो। नहीं नहीं, एक दिन में नहीं, पूरा मतलब ओवरऑल 4 से 5 बार रिवाइज करिए। हो सकता है आप वीक में 1 दिन रिवाइज कर लें, है ना। वीक में 1 दिन रिवाइज करिए, वो ज्यादा ठीक रहता है ना। 4 से 5 बार आपको रिवाइज करना है, ठीक है। हाँ हाँ, तो उसी बुक को मतलब अच्छा पढ़ने का मन ही नहीं करता है, पढ़ना तो पड़ेगा, ऐसा नहीं है। हाँ नहीं नहीं, तो वो अगर आप इसको 1 महीना पढ़ के, मतलब 1 महीना छोड़ दीजिए, उसके बाद फिर 1 महीना के बाद पढ़िए, फिर कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा आपका, है ना, क्योंकि भूल जाइएगा आप तब तक। इसलिए उसको ना फिर दोबारा कम से कम 4-5 बार पढ़िएगा ना, तो आपको चीजें याद होती है ना। वो बता दिया जाएगा शालिनी। हाँ, सारे सब्जेक्ट का मेरे हिसाब से डेली रिवाइज नहीं करिए, वीक में 1 दिन रिवाइज करिए, है ना, या फिर पर्टिकुलर किसी एक दिन में एक ही सब्जेक्ट को रिवाइज करिए, ज्यादा ठीक रहेगा। ये देखिए, अगर आपको लगता है बनाने का जरूरत होगा तो बनाइएगा, नहीं तो कुछ अगर नई चीजें मिलती रहेगी तो ऐड ऑन कर लीजिएगा, है ना। तो ये आपके ऊपर। और किसी का सवाल? हाँ, डेली अभी देखिए, शुरुआत में इनिशियल कम से कम वीक में आप 1 मॉक लगाइए, मिनिमम 1 मॉक। जैसे आपका एग्जाम आ जाता है पास में, तो वहां पे फिर आपको धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी बढ़ाइए उसका, 2-3 ऐसे मिनिमम, कम से कम जब एग्जाम आपका नजदीक हो, कम से कम 3 मॉक तो जरूर लगाना चाहिए वीक में, है ना। और बताइए, क्योंकि मॉक टेस्ट देखो, किसी भी एग्जाम में जा रहे हो ना, उसका कम से कम ये टारगेट रखो कि हमें उसका मिनिमम 50 मॉक दे करके जाना है, मिनिमम 50 मॉक लगा करके जाना है। हाँ, क्लास में क्वेश्चन आंसर बोले तो लास्ट में कराएंगे, डेली 10 के आसपास क्वेश्चन कराएंगे ना, बताए तो। और कोई सवाल किसी का? हाँ बोलो। हाँ, अरे तो पढ़िए, क्लास 1 महीना पढ़ के देखिए, है ना, साइंस एकदम मजबूत कर देंगे हम।
हम हैं किस लिए, है ना। एकदम चिंता मत करिए, जो भी आर्ट बैकग्राउंड से एकदम टेंशन नहीं लेना है ना। मतलब कम से कम आधा डॉक्टर तो बनाइए देंगे सबको। हाँ क्या, बिहार स्पेशल जरूरी है भाई, बिना मतलब बिहार स्पेशल के कैसे एग्जाम निकालो, वो आवश्यक है। हाँ देखिए, शुरू में आप टॉपिक वाइज दीजिए, हाँ, लेकिन वीक में एक मॉक टेस्ट फुल लेंथ आपको देना है, वीक में एक फुल लेंथ टेस्ट आपको देना है ना, ये आपका टारगेट होना चाहिए। और कोई सवाल है किसी का तो पूछो, जो भी सवाल है। आज देखिए, आज हम लोग टॉपिक स्टार्ट नहीं, टॉपिक हम लोग मंडे को स्टार्ट करेंगे। मंडे को हम लोग 2 सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, पॉलिटी और एक साइंस में कोई एक सब्जेक्ट स्टार्ट कर लेंगे हम लोग, है ना। हाँ हाँ ठीक है, बायोलॉजी कर लेंगे, कोई बात। क्या हुआ, अच्छा 2 मेंस वाला क्लास भी है ना, 2 बजे से, कितना हो गया, ऑनलाइन ही चलेगा वो, है ना। हाँ अरे नहीं ठीक है, कोई बात नहीं है ना। और बताइए, और किसी का कोई डाउट है। हाँ क्या हुआ साइंस का, क्या लिया करण, टेस्ट, हाँ टेस्ट लेंगे लेंगे लेंगे, टेस्ट लेंगे, इसमें चिंता मत करो। टाइम टेबल आपको दे दिया जाएगा, टाइम टेबल बता दिया जाएगा आपको, उसके लिए निश्चिंत रहो, ठीक है। क्लास कौन से टाइम में स्टार्ट होगा, वो टाइमिंग वगैरह दे दिया जाएगा आपका क्लास का, है ना। हमारी तरफ भी बिल्कुल जाना है, बताओ। अरे एक मूक नहीं होता है, मॉक होता है ना, मूक कहां से दे सकते, मॉक टेस्ट होता है, सब बता देंगे। बुक देखिए, आपको साइंस में तो आपको एनसीईआरटी पढ़िए, बाकी आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, जितना क्लास में कराएंगे उतना पढ़ो अच्छे से, ठीक है। हाँ तो यहां पढ़ लेना स्टार्टिंग से, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो चलो अभी के लिए ना, हाँ बोलो। पॉलिटी एकदम फाउंडेशन की तरह, एकदम पूरा बेसिक से एकदम लेकर चलेंगे हाई लेवल तक, है ना। एकदम बेसिक से एकदम स्टार्ट करेंगे, है ना, एकदम चिंता मत करो, ठीक है। चलिए तो फिर मिलते हैं हम लोग, है ना, मंडे को मिलते हैं। और कल सर जो है, कल सर स्टैटिक जीके वाला क्लास कल से ही स्टार्ट हो जाएगा, बाकी जो मेरी क्लास होगी मंडे को हम लोग स्टार्ट करेंगे। एकदम बढ़िया से एकदम तैयारी करते हैं और एकदम सबको स्टार लगवाते हैं, है ना। चलिए ठीक है, थैंक यू, ठीक है, जय हिंद एंड जय भारत।